भारत, यह नाम सुनते ही आंखों के सामने ताजमहल की खूबसूरती, हिमालय की ऊंचाई, गंगा की पवित्रता और शहरी चमक दमक का दृश्य उभरता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा भारत भी छिपा है जहां हर रोज करोड़ों लोग भूख, अशिक्षा और असमानता की चुप्पी में जीते हैं। यह कहानी उस भारत की है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान की मूलभूत जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी नहीं हो पाती। गरीबी वह दुष्चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एक बच्चा गरीबी में जन्म लेता है तो अक्सर उसे अपने माता पिता की तरह ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में गरीबी असलियत में आंकड़ों से भी ज्यादा डरावनी है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में अभी भी 20% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर 5 में से एक भारतीय रोजाना 200 रुपए से भी कम पर गुजारा करता है। तो आइए हम गरीब भारत और अमीर इंडिया के बारे में जानते हैं। कैसे गरीब भारत गरीबी के चक्कर में फंसता है, कैसे अमीर इंडिया और अमीर होते जा रहा है, कैसे अमीर इंडिया गरीब भारत को दबा रहा है। इन दोनों पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। आप कमेंट में बताओ कौन किसका शोषण कर रहा है। गरीब भारत और अमीर इंडिया के कंपेयर करने से पहले आप सभी को मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का गरीबी का चक्र चल रहा है जो निरंतर बढ़ते ही जा रहा है और जो अमीर है वो निरंतर अमीर ही होता जा रहा है। कहानी की शुरुआत हम रामू से करेंगे जिसका जन्म गरीब परिवार के एक झोपड़ी में हुआ। रामू के पिता मंगलू एक खेतिहर मजदूर थे। उनका काम था बड़े जमींदार को खेतों में काम करना। मेहनत तो पूरी करते लेकिन बदले में जो मजदूरी मिलती वह घर चलाने के लिए काफी नहीं होते। रामू अक्सर भूखा सोता। छोटे से रामू की आंखों में सपने तो थे लेकिन पेट की भूख ने उन्हें कभी उड़ान भरने नहीं दिया। जब वह स्कूल जाने की उम्र में था तब उसके पिता ने उसे खेतों के काम में लगा दिया, यह बोलकर बेटा पढ़ाई से पेट नहीं भरता। रामू का बचपन खेतों में गुजरा। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, खेतों में दिन भर काम करना और रात में थका हारा सो जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे रामू बड़ा हुआ लेकिन उसके हालात नहीं बदले। वह अपने पिता की तरह खेतिहर मजदूर बन चुका। इसी बीच उसकी शादी गाँव की एक लड़की सीता से हो गई। सीता भी गरीब परिवार से थी और उसने गरीबी की सिवा कुछ और नहीं देखा था। शादी के बाद रामू और सीता का परिवार बढ़ने लगा। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन बच्चों के जन्म के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। रामू के पास न तो अपनी जमीन थी और न ही कोई अस्थायी काम। खेतों में काम करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब बुरे वक्त में फसल खराब हो जाती तो रामू को कर्ज लेना पड़ता। स्थानीय साहूकार 10 से 15% ब्याज पर कर्ज देते थे। कर्ज लेते लेते रामू का परिवार भी पूरी तरह साहूकार पर निर्भर हो गया। रामू और सीता ने अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद की थी लेकिन जैसे उनके बच्चे बड़े हुए गरीबी ने उन्हें भी अपने चंगुल में ले लिया। रामू और सीता की झोपड़ी अब और भी जर्जर हो चुकी थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और ठंड में कंबल के नीचे भी ठिठुरते थे। एक दिन सीता बीमार पड़ी लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में उसने दम तोड़ दिया। सीता के जाने के बाद रामू पूरी तरह टूट गया। वह अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर गांव के बच्चों को खेलते हुए देखता और सोचता क्या कभी यह गरीबी खत्म होगी। रामू के बच्चे, उनके बच्चे और शायद उनकी अगली पीढ़ियां इसी गरीबी में जीने के लिए अभिशप्त थे। यह गरीबी केवल उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि उनके सपनों और संभावनाओं को भी खत्म कर रही थी। यह कहानी केवल रामू की नहीं, यह उन करोड़ों भारतीयों की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं। उनकी जिंदगी संघर्ष और समझौतों का एक अंतहीन सिलसिला बन जाती है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये 90 के दशक में होता था, अब ऐसा नहीं है, पर ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारी स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब है। अब साहूकार की जगह बड़े बड़े लोन कंपनियों ने ले लिया और जमींदारों की जगह बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक। आज भी हम खाने के लिए काम करते हैं। 12 घंटे पहले भी काम करना पड़ता था, अब भी 12 घंटे काम करना पड़ता है। पेमेंट के नाम
पर फैक्ट्री मालिक मनमानी करते हैं। मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। शोषण तब भी था मजदूरों का, शोषण अब भी है, सिर्फ तरीका बदला है। आपसे सवाल है, कितने मजदूर के लड़के IIT में या IIM में हैं? कितने डॉक्टर हैं? कितने इंजीनियर हैं? बहुत कम है। गांव में वही घर तरक्की कर रहे हैं जिस घर के लोग जमींदार हो या किसी सरकारी नौकरी में। 100 घरों में मुश्किल से 10 से 15 घरों के लोग ही हैं। बाकी कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई चेन्नई फैक्ट्री में मजदूर का काम कर रहा है। आखिर क्यों? न इनको पढ़ाने के लिए इनके पिता के पास पैसे थे, न इनके पिता को पढ़ाने के लिए इनके दादा के पास। ऐसे ही पता नहीं कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। उतने पैसे वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? आप डिसाइड करें। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक तरफ तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी और असमानता की कड़वी हकीकत भी मौजूद है। समृद्ध और गरीब भारत का यह द्वंद्व केवल आर्थिक असमानता का ही नहीं, बल्कि अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर भी गहरा अंतर दर्शाता है। समृद्ध भारत में उद्योग, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में लोग लाखों के मासिक आय कमाते हैं। अरबपति और करोड़पति तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति वाले देशों में शामिल है। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हर प्रकार की लग्जरी का आनंद लेते हैं, महंगी गाड़ियां, बड़े घर और विदेशी छुट्टियां। और वहीं गरीब भारत के लोग आज भी 200 रुपए से कम दैनिक आय पर जी रहे हैं। कृषि और मजदूरी ही उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है, जो मौसम और बाजार पर निर्भर है। आर्थिक संकट के समय उन्हें साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, जो गरीबी के चक्र को और गहरा कर देता है। गांव में आज भी लोग अपनी बेबुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति को आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाता है, पर वहीं गरीब को लोन देने के नाम पर उससे चप्पल घिसाए जाते हैं। समृद्ध भारत के बच्चे निजी स्कूलों, IIT, IIM और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। विदेशी भाषाओं और आधुनिक कौशल में प्रशिक्षित होकर ये बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों और उच्च पदों पर कार्यरत हैं। गरीब भारत के बच्चे के लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प है, जिनमें शिक्षक और संस्थाओं की कमी होती है। पढ़ाई के बजाय बच्चे परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए मजदूरी करते हैं। कई गाँवों में स्कूल की दूरी और शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। डिजिटल डिवाइडर के कारण गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहते हैं। प्राइवेट अस्पताल, हेल्थ इंश्योरेंस और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ समृद्ध भारत उठाता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए लोग देश और विदेश में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। बीमारियों के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स उपलब्ध है। गरीब भारत के लोग सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है। दवाओं और इलाज की लागत कई बार इतनी होती है कि गरीब लोग इलाज करवाने से बचते हैं। कुपोषण और स्वास्थ्य पानी की कमी से कई बीमारियां होती है। महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति और भी खराब है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जब गरीब भारत और समृद्ध भारत एक हो जाएंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में महान बनेगा। हाँ, अब हम कुछ हद तक या कुछ % तक कह सकते हैं, अब गरीब भी अमीर बन रहा है। धीरे धीरे हम उस रास्ते पर निकल चुके हैं। ये रास्ता कितना लंबा होगा, आने वाला समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।